हेलो स्टूडेंट्स, ये होल्डिंग कंपनी का आज हमारा ये सेकंड क्लास होगा। लास्ट क्लास में आपको होल्डिंग कंपनी के बारे में और सब्सिडियरी कंपनी के बारे में हम आपको बताए थे, प्लस कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे फाइंड आउट होगा ये हम आपको बताए थे, और कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट निकालने के लिए पहले क्या क्या निकालना पड़ता है ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस भी किए थे। तो आज हम कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना आपको सिखाएंगे, यानी आज प्रैक्टिकल क्वेश्चन आज से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आपको हम अभी लिखा देते हैं, और जब क्वेश्चन आपके पास रहेगा तो क्वेश्चन आप अपना देखिएगा और साथ साथ जो हम बताएंगे उसके ऊपर आप अटेंशन रखिएगा, तब जाके आपको पूरा समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखिए। On 1st January 2015, H Limited took over all the share of S Limited. On 1st January 2015, H Limited took over all the share of S Limited. Full stop कीजिए। Balance sheet of both the companies on 41st March 2015 are as follow. Balance sheet of both the company on 31st March 2015 are as follow. अब नीचे में लिखिए बैलेंस शीट। तो यहाँ पर दो कंपनी का बैलेंस शीट आपको लिखना है, तो दो अमाउंट का कॉलम लिखिए। राइट साइड में दो अमाउंट, अपना कॉपी का राइट साइड में अमाउंट का दो कॉलम बनाइए, और पहले लिखिए एच लिमिटेड, फिर लिखिए एस लिमिटेड, और नीचे में रुपीस लिख दीजिए। अमाउंट का दो कॉलम एच लिमिटेड और एस लिमिटेड। राइट साइड, कॉपी का राइट साइड में दो कॉलम बनाइए, एच लिमिटेड, एस लिमिटेड, और नीचे में रुपीस लिखिए। बैलेंस शीट में पहले लायबिलिटी साइड लिखेंगे। ये कंपनी का बैलेंस शीट है, तो जैसे पहले आप फॉर्म का बैलेंस शीट पढ़ते थे लेफ्ट और राइट, वैसा नहीं लिखना है। सीधे जैसे बैलेंस शीट आप कंपनी का पढ़े हैं, 12 में भी पढ़े हैं, कंपनी बैलेंस शीट, सीधे कंपनी का बैलेंस शीट बनाना, तो उस तरह से करेंगे। तो पहले लिखिए इक्विटी एंड लायबिलिटी, ये भी लायबिलिटी साइड लिख रहे हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी। नीचे में लिखिए शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स, शेयर ऑफ ₹10 ईच, शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो शेयर ऑफ ₹10 ईच, जहां पर आप 10 ईच लिखे हैं उस लाइन में लिखिए एच लिमिटेड में 5 लाख और एस लिमिटेड में 2 लाख। एच लिमिटेड में 5 लाख और एस लिमिटेड में 2 लाख। फिर उसका नीचे लिखिए जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व ब्रैकेट में लिखिए 1/4/2014, 1/4/2014। सेम लाइन में लिखिए एच लिमिटेड में लिखिए 2 लाख, एस लिमिटेड में लिखिए 1 लाख, 2 लाख और 1 लाख। फिर लिखिए स्टेटमेंट ऑफ पीएल। स्टेटमेंट ऑफ पीएल का मतलब ये प्रॉफिट है, पहले का ये प्रॉफिट है। तो एच लिमिटेड में लिखिए 2 लाख और फिर लिखिए 1 लाख। स्टेटमेंट ऑफ पीएल एच लिमिटेड में 2 लाख और एस लिमिटेड में लिखिए 1 लाख। इसके बाद फिर लिखिए करंट लायबिलिटी, हेडिंग लिखिए करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी लिख के नीचे में लिखिए क्रेडिटर्स, लिखिए 1 लाख और फिर लिखिए 1,50,000, 1 लाख और फिर लिखिए 1,50,000। अब एच लिमिटेड का टोटल लिखिए 10 लाख और एस लिमिटेड में लिखिए 5,50,000। 10 लाख लिखिए और 5,50,000 लिखिए। एक बार और मिला लीजिए, शेयर इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर ऑफ ₹10 ईच 5 लाख, 2 लाख, जनरल रिजर्व 1/4/2014 2 लाख, 1 लाख, स्टेटमेंट ऑफ पीएल 2 लाख, 1 लाख, करंट लायबिलिटी लिखिए, नीचे में लिखिए क्रेडिटर 1 लाख और 1,50,000। दोनों तरफ टोटल लिखिए 10 लाख और 5,50,000। अब नीचे में आइए एसेट्स, ये टोटल लिखिएगा 10 लाख और 5,50,000, यानी लायबिलिटी साइड का टोटल हो गया एच लिमिटेड का 10 लाख और एस लिमिटेड का हो गया 5,50,000। ये सारा ऐड करने से आया। अब नीचे में लिखिए एसेट्स, लिखिए सन्ड्री एसेट्स,
एसेट्स लिख के नीचे में लिखे सन्ड्री एसेट्स 7,50,000 और 5,50,000, 7,50,000 और फिर लिखिए 5,50,000, फिर लिखिए अदर नॉन करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स लिखिए शेयर इन एस लिमिटेड, अदर नॉन करंट एसेट्स, फिर नीचे लाइन में लिखिए शेयर इन एस लिमिटेड, वो लिखिए 2,50,000, एच लिमिटेड में लिखिए, एच लिमिटेड में 2,50,000 लिखिए, अदर नॉन करंट एसेट्स शेयर इन एस लिमिटेड लिखिए 2,50,000, एच लिमिटेड में लिखिए, एच लिमिटेड में। अब ये टोटल फिर दोनों का लिखिए 10 लाख एच लिमिटेड का और 5,50,000 एस लिमिटेड का, यानी ये एसेट साइड का टोटल है। तो ये हमारा था क्वेश्चन, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ऊपर में आप क्वेश्चन में देखिए, इसमें आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना है। इस क्वेश्चन में आपको क्या बनाना है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। नीचे में लिख दीजिए प्रीपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के लिए पहले थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा समझ लीजिए। एच लिमिटेड टू ओवर ऑल द शेयर ऑफ एस लिमिटेड, यहाँ एच लिमिटेड टू ओवर ऑल द शेयर ऑफ एस लिमिटेड, यानी एच लिमिटेड एस लिमिटेड का पूरा शेयर को परचेज कर लिया है। तो जब पूरा शेयर को परचेज कर लिया, यानी कि एच लिमिटेड हो गया होल्डिंग कंपनी, जिसको एच लिमिटेड से डिनोट किया है, और एस लिमिटेड हो गया सब्सिडियरी कंपनी। तो पूरा शेयर को इसे परचेज कर लिया है, यानी कि सब्सिडियरी कंपनी का शेयर कैपिटल में उसका कुछ भी हिस्सा नहीं है, यानी सब्सिडियरी कंपनी का। तो इसमें अगर मान लीजिए सपोज दैट इस क्वेश्चन में अगर लिखा रहता कि 70% शेयर को परचेज किया, माने एच लिमिटेड टू ओवर 70% शेयर अगर लिखे रहता, तो 30% शेयर जो है एस लिमिटेड का रहता। तब उस हालत में हम लोग कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालते, यानी एस लिमिटेड का कितना हिस्सा बचा हुआ है, कितना पार्ट है उस बिजनेस में, माने उस कंपनी में। लेकिन यहाँ पर वो चीज नहीं निकलेगा, क्योंकि वो पूरा शेयर ही परचेज कर लिया है एच लिमिटेड का, एच लिमिटेड एस लिमिटेड का। तो हम आपको लास्ट क्लास में बताए थे कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट निकालने के लिए सबसे पहले आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है, और कैलकुलेशन करके हम कैपिटल रिजर्व और गुडविल दोनों में से कोई एक फाइंड आउट होगा, वो निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, अब आप बोर्ड में देखिए। देखिए सबसे पहले आप लिखिए कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व, या तो गुडविल निकलेगा या फिर कैपिटल रिजर्व निकलेगा। तो पहले हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ शेयर। कॉस्ट ऑफ शेयर का मतलब है कि कितना में वो शेयर को परचेज किया, कौन परचेज किया, होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी को कितना में खरीदा है शेयर को। तो नीचे में देखिए एसेट साइड में अदर नॉन करंट एसेट्स शेयर इन एस लिमिटेड, यानी कि 2,50,000 का शेयर को वो परचेज किया। 2 लाख मतलब जो शेयर है उसको वो 2,50,000 में एच लिमिटेड एस लिमिटेड को परचेज किया है। तो कॉस्ट ऑफ शेयर कितना हो गया, 2,50,000, यानी कि किसका परचेज किया है, एस लिमिटेड का। तो एस लिमिटेड का शेयर कैपिटल देखिए कितना है, आप अपना बैलेंस शीट में देखिए, क्वेश्चन में देखिए एस लिमिटेड में शेयर कैपिटल लिखा हुआ है 2 लाख। एस लिमिटेड में देखिए, एस लिमिटेड क्या है, सब्सिडियरी कंपनी, एच लिमिटेड क्या है, होल्डिंग कंपनी। तो एस लिमिटेड में शेयर कैपिटल है 2 लाख, यानी कि 2 लाख का शेयर को वो 2,50,000 में परचेज किया। कौन परचेज किया, ये होल्डिंग कंपनी परचेज किया है। तो 2 लाख का शेयर को कितना परचेज किया, 2,50,000, यानी कॉस्ट ऑफ शेयर 2,50,000 और लेस फेस वैल्यू ऑफ शेयर 2 लाख। तो इसको माइनस करने से कितना आया, 50,000। अब ये 50,000 में हम कैपिटल प्रॉफिट को माइनस करते हैं। कैपिटल प्रॉफिट का क्या मतलब होता है कि जिस डेट में होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी को परचेज किया है, उस डेट के पहले से सब्सिडियरी कंपनी में रिजर्व पीएल ये होना चाहिए। रिजर्व या पीएल अगर कुछ डिविडेंड वगैरह है तो वो होना चाहिए, यानी कि जिस डेट में होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी को परचेज किया है, उस डेट के पहले से सब्सिडियरी कंपनी में रिजर्व पीएल होना चाहिए। तो अगर रिजर्व पीएल पहले से है सब्सिडियरी कंपनी में, तो उसको हम कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं। तो आपको सब्सिडियरी कंपनी में देखना है रिजर्व पीएल, होल्डिंग कंपनी में नहीं देखना है।
तो आप सब्सिडरी कंपनी में देखिए जनरल रिजर्व दिया हुआ है 1/4/2014, 1/4/2014 का है, 1/4/2014 का कितना दिया है सब्सिडरी कंपनी में रिजर्व, एस लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी है, देखिए 1 लाख दिया है। और वो परचेज कब किया है, देखिए ऑन 1 जनवरी 2015, एकदम शुरू में देखिए लिखा हुआ है 1 जनवरी 2015 को एच लिमिटेड परचेज किया है एस लिमिटेड को, तो 15 में परचेज किया ना। और यहां पर देखिए जनरल रिजर्व है 1/4/2014, यानी कि वो पूरा का पूरा पहले का है। आप 2015 में परचेज किए हैं और जनरल रिजर्व 2014 में है, सॉरी आप परचेज किए हैं 1 जनवरी 2015 में एच लिमिटेड परचेज किया है एस लिमिटेड को, और जनरल रिजर्व है 14 का। तो जिस डेट में परचेज किए हैं उस डेट के पहले से रिजर्व पीएल होना चाहिए। तो 14 मतलब क्या, पूरा पहले का है ये रिजर्व, क्योंकि परचेज तो किया 15 में। तो यानी कि ये जनरल रिजर्व पूरा का पूरा क्या है, कैपिटल प्रॉफिट है। तो यहां पर देखिए कैपिटल प्रॉफिट जनरल रिजर्व 1 लाख। अब आइए पीएल में, तो नीचे में देखिए स्टेटमेंट ऑफ पीएल दिया हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल में जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट, देखिए उसमें ना क्वेश्चन में कुछ छूट गया है। हम अभी 1 मिनट आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन में कुछ छूट गया है, क्वेश्चन में कुछ छूट गया है। जस्ट ए मिनट, हाँ सॉरी, आप क्वेश्चन में थोड़ा और नीचे में लिखिए, क्वेश्चन में देखिए छूट गया था द स्टेटमेंट ऑफ पीएल ऑफ एस लिमिटेड। आप नीचे में क्वेश्चन में लिखाना छूट गया है, द स्टेटमेंट ऑफ पीएल ऑफ एस लिमिटेड हैड ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹40,000 ऑन 1 अप्रैल 2014। आप अभी जो हम नीचे में आपको लिखाए थे प्रीपेयर कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट, उसको आप काट दीजिएगा और नीचे में लिखिए द स्टेटमेंट ऑफ पीएल ऑफ एस लिमिटेड हैड ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹40,000 ऑन 1 अप्रैल 2014। द प्रॉफिट ऑफ the statement of PL of S Limited had a credit balance of ₹40,000 on 1st April 2014. Full stop. The profit of S Limited accrued लिखिए ACCRUED evenly throughout the year. The profit of S Limited accrued evenly throughout the year. Full stop. Prepare consolidated balance sheet as on prepare consolidated balance sheet as on 31 मार्च 2015। सॉरी, क्वेश्चन में आप ये नीचे में छूट गया था, आप इसको नीचे में लिखिए द स्टेटमेंट ऑफ पीएल ऑफ एस लिमिटेड हैड ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹40,000 ऑन 1 अप्रैल 2014। फुल स्टॉप। द प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड accrued evenly throughout the year. Prepare the consolidated balance sheet as on 31 मार्च 2015। तो देखिए
देखिए आप अब नीचे में देखिए कि यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो पहले से आपका 40,000 है। पहले से मतलब देखिए आप अपना क्वेश्चन में देखिए पीएल आपका दिया है 1 लाख और नीचे में देखिए 40,000 का पीएल दिया हुआ है। वो पीएल कब का है? आप नीचे में देखिए, नीचे में देखिए पीएल देखिए 1 लाख है। 1 लाख में 40,000 जो है वो पीएल बोल रहा है कि 1 अप्रैल 2014, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये 1 अप्रैल 2014 मतलब क्या कि पूरा का पूरा पहले का है, यानी कि 60,000 का जो पीएल हुआ ये करंट ईयर का प्रॉफिट हुआ। करंट ईयर मतलब 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 के बीच का प्रॉफिट है। हम आपको क्या बोले कि कैपिटल प्रॉफिट में जिस डेट में होल्डिंग सब्सिडरी को खरीदा है उस डेट के पहले से रिजर्व पीएल होना चाहिए। तो जनरल रिजर्व का डेट दिया है, ये पूरा का पूरा पहले का है और फिर 40,000 का पीएल का भी डेट दिया है। तो ये 40,000 पीएल जो है ये 1 अप्रैल 2014 का पीएल है 40,000, तो ये पूरा का पूरा पहले का है। अब 1 लाख में 40,000 का पीएल पहले का है, यानी कि 60,000 का पीएल करंट ईयर का है। तो यहाँ देखिए हम करंट ईयर का प्रॉफिट लिख दिए हैं। करंट ईयर मतलब क्या कि बैलेंस शीट आपको 31 मार्च 2015 का है, यानी कि अप्रैल 2014 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 के बीच का ये प्रॉफिट है। तो 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 के बीच का प्रॉफिट है। तो वो परचेज कब किया है? 1 जनवरी 2015 में वो परचेज किया है। होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी को कब परचेज किया है? 1 जनवरी 2015 में परचेज किया है, यानी कि 1 जनवरी 2015 यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च ये पूरा का पूरा बाद का हो गया। ये तो आप समझ सकते हैं ना कि 1 जनवरी 2015 में होल्डिंग सब्सिडरी को परचेज किया तो और प्रॉफिट हमारा है 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 के बीच में आप 60,000 अर्न किए, 40,000 पहले का था। तो 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 का है और होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी को कब परचेज किया है? 1 जनवरी 2015 में परचेज किया है। तो 1 जनवरी 2015 में परचेज किया है मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च ये तो बाद का हो गया और 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर पहले का हो गया। 1 जनवरी का परचेज किया तो दिसंबर तक पहले हो गया ना। तो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर यानी कि 9 महीना पहले का और 3 महीना बाद का हो गया। ये 40,000 का जो प्रॉफिट है उसमें 9 महीना पहले का 9 मंथ्स पहले का हो गया और 3 मंथ्स जो है आफ्टर हो गया, यानी कि बाद का हो गया। तो देखिए यहाँ पर 60,000 का 9/12 ये जो 9 महीना पहले का खरीदने का पहले का हुआ तो ये कैपिटल प्रॉफिट हो गया और जो 3 महीना बाद का हुआ यानी जनवरी, फरवरी, मार्च इसको हम रेवेन्यू प्रॉफिट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? रेवेन्यू प्रॉफिट। तो कैपिटल प्रॉफिट में पीएल कितना हो गया? 40,000 पहले का और 45,000 9 मंथ का, तो ये टोटल कितना हो गया? 85,000। टोटल हमारा हो गया 85,000, यानी कि 1 लाख जो पीएल था उसमें 85,000 कैपिटल प्रॉफिट है और जो 3 महीना है ये रेवेन्यू प्रॉफिट है। जो 3 महीना ये क्या है? रेवेन्यू प्रॉफिट है। तो अब देखिए जनरल रिजर्व 1 लाख और पीएल है 85, दोनों को ऐड करेंगे तो 1,85,000 हुआ। तो यहाँ पर 50 से 1,85,000 माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा 1,35,000। तो जब माइनस में आएगा तो कैपिटल रिजर्व फाइंड आउट होगा और अगर यहाँ प्लस में आता तो गुडविल निकलता। जैसे मान लीजिए सपोज दैट इसका टोटल होता 40,000 तो 50 में 40 माइनस करते सॉरी तो 10,000 गुडविल होता। लेकिन यहां पर कितना है? 1,85,000। तो 50 से 1,85,000 माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा, तो माइनस नहीं लिखेंगे हम, उसके जगह क्या लिखेंगे? कैपिटल रिजर्व। तो 1,35,000 क्या है? कैपिटल रिजर्व हुआ। तो ये कैपिटल रिजर्व फाइंड आउट हो गया। ठीक है, अब इसमें एक बचा हुआ है कॉन्सोलिडेटेड प्रॉफिट। तो कॉन्सोलिडेटेड प्रॉफिट हम अभी आपको बताएंगे। तो इसके पहले कॉन्सोलिडेटेड प्रॉफिट बताने के कॉन्सोलिडेटेड प्रॉफिट आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले आप कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट देखिए। तो देखिए यहाँ पर कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2015 का बोल रहा है बनाने के लिए। तो सबसे पहले देखिए इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल। तो ये शेयर कैपिटल किसका लिखेंगे? होल्डिंग कंपनी का। तो 50,000 शेयर 10 ईच।
सब्सिडरी कंपनी का जो शेयर कैपिटल है 2 लाख, वो होल्डिंग कंपनी परचेस कर लिया। सब्सिडरी कंपनी का जो 2 लाख शेयर कैपिटल है वो होल्डिंग कंपनी 2,50,000 में परचेस कर लिया, तो वो तो उसके पास है नहीं, तो इसीलिए उसको हम नहीं दिखाएंगे। यानी कि यहां पर जो शेयर कैपिटल है ये होल्डिंग कंपनी का लिखना है आपको, सब्सिडरी कंपनी का वहां पर वो माइनस हो गया। अब इसके बाद ये कंपनी रूल के अनुसार बैलेंस शीट बन रहा, तो इसीलिए इसी सीक्वेंस में आपको बनाना होगा बैलेंस शीट। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल हो गया 50,000 से 10 इंच। इसके बाद लिखते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में होल्डिंग कंपनी का जनरल रिजर्व है 2 लाख और सब्सिडरी कंपनी का जो जनरल रिजर्व है वो यहां पर हम माइनस कर दिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा पहले था। ये सब्सिडरी कंपनी का जनरल रिजर्व, ये यहां माइनस हो गया, इसलिए वो उसमें ऐड नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा कैपिटल प्रॉफिट था, तो 1 लाख। इसीलिए रिजर्व एंड सरप्लस में होल्डिंग कंपनी का जनरल रिजर्व हम लिखेंगे कितना, 2 लाख। सॉरी, रिजर्व एंड सरप्लस में हम 2 लाख होल्डिंग कंपनी का जो रिजर्व है वो लिखेंगे। सब्सिडरी कंपनी का वहां पर माइनस हो गया है कैलकुलेशन में, जो गुडविल और कैपिटल रिजर्व कैलकुलेशन किए उसमें वो जनरल रिजर्व को माइनस किए हैं। अब आइए, जनरल रिजर्व हो गया, तो यहां पर देखिए होल्डिंग कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व हो गया 2 लाख, जनरल रिजर्व हो गया ये 2 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस में होल्डिंग कंपनी का जनरल रिजर्व लिखे, सब्सिडरी कंपनी का रिजर्व को माइनस कर दिए, क्योंकि वो पूरा का पूरा कैपिटल प्रॉफिट था, ये यहां पर माइनस हुआ है। अब आते हैं हम क्या निकालें इसमें, कैपिटल रिजर्व, तो ये फिर रिजर्व एंड सरप्लस कॉलम में आएगा कैपिटल रिजर्व, ये रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा कैपिटल रिजर्व, जो ये फाइंड आउट किए थे अभी हम। और इसके बाद फिर हम लाते हैं पीएल। तो होल्डिंग कंपनी का पीएल देखिए कितना दिया हुआ है, आप होल्डिंग कंपनी का पीएल देखिए 2 लाख, तो होल्डिंग कंपनी का पीएल 2 लाख, यहां देखिए नीचे में कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में होल्डिंग कंपनी का पीएल 2 लाख लिखे, और जो 3 मंथ्स का रेवेन्यू प्रॉफिट है, यानी कि हमारा जो ऊपर में आपको बताए थे 60,000 का खरीदने 60,000 का जो करंट ईयर का प्रॉफिट था, उसमें 9 महीना का था वो कैपिटल प्रॉफिट था, और 3 महीना का जो था, 9 महीना का ये कैपिटल प्रॉफिट था और 3 महीना का रेवेन्यू प्रॉफिट था। तो जो 3 महीना का जो रेवेन्यू प्रॉफिट था वो होल्डिंग का जो पीएल है 2 लाख, उसमें हम ऐड कर देंगे, तो ये 2,50,000 हो गया। कितना हो गया, 2,50,000। तो इसको पीएल या कंसोलिडेटेड पीएल 2,15,000 लिख दिए, ठीक है। इसके बाद फिर आते हैं हम करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में दोनों का क्रेडिटर को ऐड किए, होल्डिंग कंपनी का क्रेडिटर 1 लाख, सब्सिडरी का 1,50,000, इसको सारा ऐड किए, ये लायबिलिटी साइड आपका मिल गया। एसेट साइड में देखिए सन्ड्री एसेट्स, होल्डिंग कंपनी का देखिए एसेट्स 7,50,000 और सब्सिडरी का है 5,50,000, तो दोनों मिलके हो गया 13 लाख, और ये इसका टोटल हो गया 13 लाख। तो ये एसेट्स का पूरा, ये पूरा लायबिलिटी का टोटल है, सॉरी ये पूरा लायबिलिटी का टोटल हो गया 13 और ये एसेट्स का टोटल हो गया 13, तो ये बैलेंस शीट आपका टैली हो गया। यानी कि इसको हम बोलेंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। आप इस बैलेंस शीट को नीचे बनाइएगा, हम बोर्ड में इस तरह बनाए हैं, आप बैलेंस शीट को नीचे दिखाइएगा। तो यहां पर आपका एक छूट गया था कि नीचे में जो आपका प्रॉफिट है पीएल में, वो 40,000 का प्रॉफिट देखिए, वो पहले का था, जो हम लिखाना नीचे में छूट गया था, उसको अभी हम बाद में आपको लिखाए हैं। तो वो प्रॉफिट हमारा 40,000 का था, जो 1 अप्रैल 2014 में है। देखिए आप 1 अप्रैल 2014 में नीचे में हम लिखाए थे प्रॉफिट, तो 1 लाख में 40,000 प्रॉफिट पहले का था, यानी कि 60,000 पूरा करंट ईयर का प्रॉफिट हुआ। अब करंट ईयर का प्रॉफिट का मतलब हुआ 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 के बीच का प्रॉफिट है, और हम परचेस किए हैं 1 जनवरी 2015 में। तो जनवरी में जब आप परचेस किए हैं तो जनवरी फरवरी मार्च ये 3 महीना बाद का हो गया, तो जो बाद का प्रॉफिट होता है उसको रेवेन्यू प्रॉफिट बोलते हैं, और जो पहले का प्रॉफिट 9 महीना हुआ उसको हम कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं। तो 9 महीना जो कैपिटल प्रॉफिट हुआ, ये तो 40,000 जो नीचे में प्रॉफिट दिया था ये पूरा पहले का था, और ये 9 महीना का प्रॉफिट यानी कि टोटल 85,000 का कैपिटल प्रॉफिट हुआ, और जो 3 मंथ्स का प्रॉफिट था ये रेवेन्यू प्रॉफिट हुआ। रेवेन्यू प्रॉफिट का मतलब समझ में आया, जो खरीदने के बाद का प्रॉफिट है। तो खरीदने के बाद का जो प्रॉफिट है
उसको हम रेवेन्यू प्रॉफिट बोलते हैं। तो यहाँ पर जब हम आपको क्वेश्चन लिखा रहे थे तो फिर आप एक बार और अटेंशन कीजिए, वो ऊपर में क्वेश्चन लिखाते समय छूट गया था, वो क्वेश्चन का नीचे में हम आपको लिखाए थे द स्टेटमेंट ऑफ पीएल ऑफ एस लिमिटेड हैड ए क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस का मतलब प्रॉफिट होता है 40,000 ऑन 1 अप्रैल 2014। The profit of S Limited accrued evenly throughout the year. Premier consolidated balance sheet on 31st March 2015। यानी ये छूट गया था, यानी जो 40,000 का जो प्रॉफिट था वो पूरा का पूरा प्रॉफिट पहले का था। तो टोटल फिर से एक बार देख लीजिए, टोटल प्रॉफिट है 1 लाख का। 1 लाख में 40,000 का प्रॉफिट पूरा पहले का है, 60,000 का प्रॉफिट जो है करंट ईयर का प्रॉफिट था। ये लिखाना उस समय छूट गया था 40,000 का। तो ये 60,000 का प्रॉफिट करंट ईयर का आया प्रॉफिट। करंट ईयर का मतलब 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015, क्योंकि 31 मार्च 2015 का बैलेंस शीट हमको बनाना है। और आप ऊपर में देखिए हम क्वेश्चन में लिखाए हैं कि आप परचेज किए हैं 1 जनवरी 2015 में। तो आप परचेज किए हैं मैं होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को 1 जनवरी 2015 में परचेज किया है। तो 15 में परचेज किया है, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च, क्योंकि ईयर एंडिंग है 31 मार्च। तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना ये बाद का प्रॉफिट हुआ, खरीदने के बाद का। तो खरीदने के बाद का प्रॉफिट को हम बोलते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट। देखिए यहाँ 3 मंथ्स का निकाले हैं 15,000, और इसका मतलब है कि खरीदने के पहले यानी कि 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक का जो प्रॉफिट 9 मंथ्स का प्रॉफिट है वो हो गया कैपिटल प्रॉफिट। वो क्या हो गया? कैपिटल प्रॉफिट। क्योंकि तो ये 9 मंथ का कैपिटल प्रॉफिट हुआ 45,000। तो आपका टोटल हमारा जो प्रॉफिट है ये 40,000 और 45,000। ये 40,000 का प्रॉफिट ये नीचे लिखा हुआ था। तो 40 और 45 85 हो गया कैपिटल। टोटल प्रॉफिट था 1 लाख। 1 लाख में 85 हो गया कैपिटल प्रॉफिट, यानी कि 3 मंथ्स का रेवेन्यू प्रॉफिट वही वाला 15,000 है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा आपको, ये पूरा क्लियर हुआ होगा, ये पूरा समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन। तो इसमें मेन आपको समझना है कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट का मतलब है कि जिस डेट में होल्डिंग सब्सिडरी को परचेज किया है उस डेट के पहले से सब्सिडरी कंपनी में रिजर्व क्लियर होना चाहिए। ये हो गया हमारा कैपिटल प्रॉफिट। और उसके बाद का जो प्रॉफिट होता है वो होता है रेवेन्यू प्रॉफिट। तो नीचे में इस क्वेश्चन में जो नीचे में है वो 40,000 1 अप्रैल 2014 का प्रॉफिट, ये 1 अप्रैल 2014 का 40,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है, यानी कि ये पूरा का पूरा पहले का है। क्यों पहले का है? क्योंकि हम 1 जनवरी 2015 में परचेज किए थे। तो ये 60,000 का जो प्रॉफिट है ये करंट ईयर का प्रॉफिट है। और चूंकि हम जनवरी में खरीदे हैं तो जनवरी फरवरी मार्च ये 3 मंथ्स का जो प्रॉफिट होगा इसको हम रेवेन्यू प्रॉफिट बोलेंगे, क्योंकि ये खरीदने के बाद का प्रॉफिट हुआ। और 9 महीना का जो प्रॉफिट है उसको हम कैपिटल प्रॉफिट बोलेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आना चाहिए। और फिर इसको ध्यान से वीडियो को देखिए। आपका शुरू में एक लाइन छूट गया था ये प्रॉफिट वाला, उसको हम नीचे में फिर से लिखा दिए थे। तो आप इसको एक बार देखिए, फिर प्रॉब्लम होगा तो नेक्स्ट क्लास में और क्लियर करेंगे। और क्लास में आप प्लीज कंटिन्यू रहिए, कंटिन्यू रहेगा तो 100% समझ में आएगा। ये पूरा समझने वाला चैप्टर है। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।